हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। फाइनली लेकर आ चुका हूं आपके लिए एसएससी एमटीएस एग्जाम को क्रैक करने के लिए 30 डेज स्टडी प्लान, जिसमें आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, जिसके बाद आप अपने अंदर एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखोगे। टेक्निकली फ्रेंड्स, अगर देखा जाए आपके पास 30 डेज से ज्यादा टाइम है, लेकिन मुझे आपके केवल 30 डेज ही चाहिए। चाहे 30 डेज के बाद आप किसी भी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन 30 डेज, केवल 30 डेज इस स्टडी प्लान को फॉलो कर दीजिए। अपने खतरनाक इंप्रूवमेंट आप देखोगे, जबरदस्त इफिशिएंसी निकल के आएगी और खुद आप इस वीडियो के बाद कमेंट में लिख के जाओगे कि भैया इस बार तो एसएससी एमटीएस और हवलदार की पोस्ट के ऊपर झंडे गाड़ के आने हैं। अगर आपने वीडियो के ऊपर क्लिक किया ना, आखिर तक जरूर देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट स्ट्रेटजी शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस के एग्जाम का पैटर्न तो आप अच्छे से जानते होंगे। 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। 25 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से पूछे जाते हैं। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होती है। बेसिक सा है, आपको पता ही होगा। इस स्ट्रेटजी के ऊपर बढ़ने से पहले आपको बता दूं फ्रेंड्स, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, ये एसएससी एमटीएस एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस है, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। इसका पीडीएफ मैंने वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दिया है। वहां से डाउनलोड करके अच्छे से सिलेबस को एनालाइज कर लीजिएगा कि किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आने वाले टाइम में आपको क्या क्या पढ़ना है। अच्छे से देख लीजिएगा, सिलेबस को इतनी डिटेल नोटिफिकेशन में नहीं दी हुई है। तो चलिए भाई फटाफट स्ट्रेटजी के ऊपर बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इन 30 डेज के अंदर आपको डेली प्रिपरेशन को कितना टाइम देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मेरी इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको डेली कम से कम 8 घंटा तो डेडिकेटेडली प्रिपरेशन को देना ही पड़ेगा। केवल 30 दिन आपको डेली 8 घंटा देना है। 30 दिन के बाद आप टाइम को घटा भी सकते हो, लेकिन केवल यार 30 दिन 8 घंटा प्रिपरेशन को दे दीजिए, मजा आ जाएगा, जबरदस्त इफिशिएंसी निकल के आएगी। काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि भैया 8 घंटा यार प्रिपरेशन को देना बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम टाइम कैसे निकाल पाएंगे। टाइम आप इस तरीके से निकाल पाओगे, दिन और रात को मिलाकर टोटल आपके पास कितना घंटा होता है? टोटल 24 घंटे होते हैं ना। 24 में से 8 घंटे अगर आप अच्छी खासी रात को नींद ले लेते हैं, फिर भी आपके पास 16 घंटे बच जाते हैं भाई। 16 घंटे में से 3 घंटा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में अगर हम निकाल दे, उसके साथ थोड़ा बहुत मोबाइल को चेक कर ले तो फिर भी आपके पास 13 घंटे बच जाते हैं। 13 घंटे में से अगर 3 घंटे हम रेगुलर एक्टिविटीज में निकाल दें, नहाना धोना, खाना पीना, सोना, उस फिर भी 10 घंटे आपके पास बच जाते हैं। 10 घंटे में से 2 घंटा हम ओए मतलब अदर एक्टिविटी में निकाल दें, जहां पर आप थोड़ा बहुत खुद का एंटरटेन भी कर रहे हो, हैंग आउट कर रहे हो, घूम फिर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, फिर भी आपके पास 8 घंटे बच जाते हैं। तो यार केवल 30 दिन 8 घंटा प्रिपरेशन को डेडिकेशन के साथ देना कोई बड़ी बात नहीं है। 30 दिन का चैलेंज ले लीजिए कि मुझे डेली 8 घंटा प्रिपरेशन देना ही है, केवल 30 दिन देना है, ठीक है। अब ये 8 घंटा मैंने 2 डिफरेंट टाइम स्लॉट में डिवाइड कर दिया। एक हमारा 6 घंटे का रहेगा और दूसरा हमारा 2 घंटे का रहेगा, ठीक है। टोटल 8 घंटे हो गए। इन 8 घंटे में से 6 घंटे मुझे केवल सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए। 6 घंटे आपको डेली सेल्फ स्टडी को देना ही पड़ेगा। बाकी 2 घंटा आप ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन लेक्चर को दे सकते हो। कैसे देना है वो मैं आपको आगे बता रहा हूं, लेकिन 8 घंटे में से 6 घंटा सेल्फ स्टडी को देना है। केवल 30 दिन ऐसा काम करना है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप एक बिगिनर स्टूडेंट हो, आप समझते हो कि यार मैं बिल्कुल जीरो हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं बिल्कुल शुरू से कर रहा हूं, तो ये जो मैं स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं ना, ये आपको 30 दिन से ज्यादा फॉलो करनी पड़ेगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, मैं बिल्कुल जीरो नहीं हूं, मैंने पहले पढ़ा हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो केवल 30 दिन ऐसा कर दीजिए, लेवल यहां पर पहुंच जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। अब पहले बात कर लेते हैं एग्जाम लेवल के बारे में कि भाई एमटीएस एग्जाम का लेवल क्या होता है। काफी सारे लोग सोच रहे हैं कि भाई एसएससी एमटीएस है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ का लेवल का एग्जाम आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम का जो लेवल होता है ना, वो 30% बिल्कुल इजी रहता है। मतलब अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ना, बुक भी उठा के नहीं देखी और आप 10th या फिर 12th पास स्टूडेंट हो, फिर भी आप 30% क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर लोगे बिना सोचे समझे। क्वेश्चन पेपर का 50% मॉडरेट लेवल का आता है, मतलब मीडियम लेवल का आता है, आप कर लोगे थोड़ी सी प्रिपरेशन के साथ। क्वेश्चन पेपर का 10% थोड़ा सा लेंथी आता है,
टफ हम इसको नहीं कहेंगे, लेंथी कहेंगे, मतलब थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग आता है, जहां पर कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको कैलकुलेशन लगानी पड़ती है, कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको सोचने की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन पेपर का केवल 10% ही हम टफ कहेंगे कि ये टफ आते हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन करंट अफेयर का टफ आ जाता है जो कि आपको समझ नहीं आता, एक दो क्वेश्चन मैथ्स का सोल्व नहीं होता, एक दो रीजनिंग में हो जाते हैं और एक दो क्वेश्चन इंग्लिश में उलझ जाता है, तो केवल 10% टफ होता है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो आपको इस 20% के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। अगर ये 20% के ऊपर आपने जीत हासिल कर ली, मान के चलिए 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर आप कर सकते हो, क्योंकि 30% के लिए तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। 50% क्वेश्चन पेपर का आप थोड़ी सी प्रिपरेशन के साथ सोल्व कर लोगे, तो ज्यादा फोकस इस 20% के ऊपर आपको करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फोकस सेक्शन के ऊपर कि भैया कौन कौन से सेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करें, ज्यादा टाइम कौन से सेक्शन को दे। देखिए, पहला प्रायोरिटी सेक्शन आपका होना चाहिए जनरल अवेयरनेस। सबसे ज्यादा फोकस आपको जनरल अवेयरनेस को देना है। 25 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम लोग 25 में से 12, 13, 10 क्वेश्चन ही सोल्व कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ध्यान नहीं देते, हवा में ले जाते हैं जीएस को। तो जीएस के अंदर मेनली आपको करंट अफेयर को एक प्रायोरिटी सेक्शन समझना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर से हर एक शिफ्ट में 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। तो भाई लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर के ऊपर फोकस करना अभी से शुरू कर दीजिए। कल मैंने आपको टॉप स्कोरिंग टॉपिक वाला वीडियो प्रोवाइड किया था, देख लीजिएगा अच्छे से। मैंने आपको एक एक टॉपिक के बारे में बताया। चैनल के ऊपर हर संडे शाम 5 बजे दी करंट अफेयर शो आता है, सभी प्लेलिस्ट देख डालिए। स्टैटिक जीके के ऊपर फोकस करेगा, 6 से 7 क्वेश्चन हर एक सेक्शन के ऊपर आते हैं। स्टैटिक जीके के लिए सबसे बेस्ट बुक ऑलरेडी आपको बता रखी है, हमारी खुद की वे टू सक्सेस की बुक है। लास्ट 50-60 पेजेस के ऊपर टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके है। साथ ही जीएस आपको पढ़ना पड़ेगा, जनरल साइंस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। 4 से 6 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में बनेंगे। साथ ही हमारा जो जनरल नॉलेज होता है, 6 से 8 क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हमारा आएगा, वो भी इसी बुक के अंदर है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस के ऊपर आपको एक प्रायोरिटी सेक्शन समझ के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। डेली ज्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करिए, लेक्चर देखिए, कोचिंग ज्वाइन करिए या फिर खुद पढ़िए, कुछ भी करिए, लेकिन भाई जनरल अवेयरनेस को हवा में मत लीजिएगा, इग्नोर मत करिएगा। नेक्स्ट है इंग्लिश। जनरल इंग्लिश के ऊपर आपको सेकंड प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, जिसमें से वोकैबुलरी को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन वोकैबुलरी से एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे, जहां पर 1-2 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अंटोनियम 2 क्वेश्चन, सिनोनियम 2 क्वेश्चन, इडियम फ्रेज से 2 क्वेश्चन, स्पेलिंग टेस्ट से 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। साथ ही जो हमारा जनरल इंग्लिश है, जिसमें हमारा नाउन, प्रोनाउन वगैरह सब कुछ आता है, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रीपोजिशन वगैरह सब कुछ आ जाता है, वो आपको कवर करना पड़ेगा। कल वाली टॉप स्कोरिंग टॉपिक वाली वीडियो में मैंने आपको सभी टॉपिक कवर करा रखे हैं। बाकी यही 2 सेक्शन है जिनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, वरना रीजनिंग को आप एक एवरेज प्रिपरेशन के साथ सोल्व कर लोगे। मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को भी एक एवरेज मॉडरेट प्रिपरेशन के साथ आप अच्छा खासा स्कोर करके आ सकते हो, लेकिन इन दोनों सेक्शन के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है भाई, अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि स्ट्रेटजी का जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, वो है क्या? वो है हमारा ये वाला पॉइंट, एनालाइज सिलेबस। प्रिपरेशन करना जब आप बैठो इन 30 डेज की शुरुआत में, जब आपका पहला दिन हो, सबसे पहले आपको अंधाधुंध प्रिपरेशन करना शुरू नहीं करना कि बुक खोली और पहला टॉपिक उठाया और पढ़ाई करना शुरू ना। सबसे पहले आपको एक पेपर लेना है, उस पेपर को 4 सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए इस तरीके से, जिसमें से एक सेक्शन जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश का हो जाएगा। 4 सेक्शन हो गए। अब आपको चारों सब्जेक्ट की एक एक बुक उठा लेनी है, जिससे आप रेगुलर बेसिस पर प्रिपरेशन करते हो। चारों सब्जेक्ट का आपको टॉपिक वाइज सिलेबस उठा लेना है कि भाई जीएस से, मैथ से, रीजनिंग से कौन कौन से टॉपिक एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आपको सब्जेक्ट वाइज सिलेबस एनालाइज करने लग जाना है। पहले जनरल अवेयरनेस उठाया, बुक खोली, एक एक टॉपिक देखा कि कौन से टॉपिक के अंदर आप वीक हो। हिस्ट्री में कौन सा टॉपिक आपका वीक है, जिसको आप हमेशा छोड़ के चले जाते हो, जो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आता, वो वीक टॉपिक आपको अलग निकाल लेने हैं सिलेबस को एनालाइज करके। एग्जाम्पल के तौर पर जनरल अवेयरनेस की बुक आपने खोली, पहला टॉपिक देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी की सभ्यता, इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, ये मुझे नहीं आता, इसमें मैं वीक हूं, उसी को नोट डाउन कर लिया। आगे चले, देखा कि यार वैदिक सभ्यता मुझे आता है, मौर्य साम्राज्य के बारे में मुझे नहीं पता, वीक हूं, अशोक के बारे में नहीं पता, इसको नोट कर लिया कि भाई ये मैं पढ़ूंगा। कुषाण साम्राज्य आपने नोट कर लिया। साथ ही अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मुझे नहीं पता, इसने क्या क्या किया था, कौन कौन से लड़े थे, अलाउद्दीन खिलजी नोट कर लिया।
लोधी डाइन सिटी आया था, इसके बारे में आपको नहीं पता। सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी के बारे में पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि पानीपत का पहला युद्ध ही यहां पर हुआ था इब्राहिम लोधी के टाइम पर। 1857 के रिवॉल्यूशन के बारे में मुझे नहीं पता, वो नोट कर लिया। साथ ही जलियांवाला बाग मैसकर जो हुआ था उसके बारे में मुझे नहीं पता, हंटर कमेटी बनी थी इसके ऊपर जांच के लिए, तो क्या क्या हुआ था। तो जो वीक टॉपिक है, जो इग्नोरेबल टॉपिक है, वो आपको केवल नोट करनी है। ये नहीं कि जो आता है, जो आपने पहले पढ़ रखा है, उसी को बार बार रट्टा मारे जा रहे हो, ये गलती नहीं करनी। ये गलती केवल आपका टाइम कंज्यूम कर जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। जो नहीं आता, जो वीक है, पहले उसको नोट डाउन करिए सब्जेक्ट वाइज। ऐसे ही मैथ्स के सभी वीक टॉपिक निकाल लीजिए, मैथ्स के तो बल्कि आप क्वेश्चन के टाइप भी निकाल लीजिए। परसेंटेज चैप्टर खोला, देखा कि परसेंटेज में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं कर पाता हमेशा, उसी टाइप का क्वेश्चन लिख लीजिए कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन है, मैं सोल्व नहीं कर पाता। ऐसे रीजनिंग के टाइप वाइज, चैप्टर वाइज क्वेश्चन निकाल लीजिए। ऐसे ही इंग्लिश के सभी वीक टॉपिक, इग्नोरेबल टॉपिक निकाल लीजिए। तो थोड़ी ही देर में 1-2 घंटे के बाद सब्जेक्ट वाइज आपके पास सभी वीक टॉपिक होंगे जो कि नहीं आते आपको। और सबसे पहले प्रिपरेशन इन 30 दिनों में आपको यहीं से शुरू करनी है। पहले आपको जो टफ टॉपिक है, जो समझ नहीं आते, जो इग्नोरेबल टॉपिक है, जो वीक टॉपिक है, उन्हीं से प्रिपरेशन शुरू करनी है। ये नहीं कि अंधाधुंध सिलेबस को कवर करने की रेस में लग गए, ऐसे आप कभी भी एग्जाम को कवर नहीं कर पाओगे। तो भाई आपके पास प्रॉपर एक लिस्ट बन गई सभी वीक टॉपिक की। अब सवाल उठता है कि प्रिपरेशन कैसे शुरू करें इन 30 दिनों में, पढ़ने कैसे हैं वो सभी वीक टॉपिक। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको डेली केवल 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ये नहीं कि आपके पास 8 घंटे हैं दिन में, 2-2 घंटे चारों सब्जेक्ट को देना शुरू कर दिया कि एक दिन में मैं तो चारों सब्जेक्ट पढ़ूंगा, और फिर कॉम्प्लिकेशन माइंड में आ गई, फ्रस्ट्रेशन आ गई, क्या मैंने पढ़ा था, शाम को सब कुछ भूल गए। केवल 2 ही सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है एक दिन में, ठीक है। 8 घंटे आपके पास है और केवल 30 दिन आपको ऐसा करना है मेरे हिसाब से। तो अब आपके पास 8 घंटे है, इन 8 घंटों को 4 डिफरेंट टाइम स्लॉट में डिवाइड कर लीजिए, 2-2 घंटे के। एक टाइम स्लॉट हो गया, दूसरा टाइम स्लॉट, तीसरा टाइम स्लॉट, चौथा टाइम स्लॉट, 2-2 घंटे हो गए, 8 घंटे हमारे डिवाइड हो गए पूरे दिन में। अब देखिए, एक दिन में 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। मान के चलिए आपने पहले दिन डिसाइड किया कि आज मैं मैथ्स पढ़ूंगा और साथ ही मैं आज जनरल अवेयरनेस पढ़ूंगा। सबसे पहले ये देखिए कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, मैथ्स का कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है और जनरल अवेयरनेस का कौन सा चैप्टर आप कवर करना शुरू करोगे। सबसे पहले देखिए कि वो चैप्टर आपको आते हैं या फिर नहीं आते। उन चैप्टर से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लेक्चर देखने की जरूरत पड़ेगी या फिर नहीं, आप खुद ही उनको सोल्व कर लोगे। ये आपको देखना है कि भाई जनरल अवेयरनेस है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, खुद से मुझे नहीं पढ़ा जाएगा, मुझे लेक्चर देखने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही अगर आप मैथ्स का प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने जा रहे हो, आपको लगता है कि यार ये टफ है, मुझे नहीं आता, मुझे इससे रिलेटेड लेक्चर देखना पड़ेगा, किसी टीचर की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है, आपको पता चलेगा। तो आपके पास शुरू के जो 2 घंटे होंगे उसमें आपको यही करना है। जैसे कि मैथमेटिक्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस खोला, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड 1 घंटे का कोई ऑनलाइन लेक्चर देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, नोट्स बनाइए अच्छे से। दूसरा 1 घंटा आपको जनरल अवेयरनेस दूसरे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि मुझे भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन का लेक्चर देखना है। 1 घंटे देखा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा बीच में गैप दे दीजिए 1-1.5 घंटे का। अब बात आती है पढ़ाई की। अब मैथ सब्जेक्ट आपने ले लिया, यहां पर आपको केवल सेल्फ स्टडी करनी है इस 2 घंटे में। 2 घंटे में मैथ सब्जेक्ट आपने ले लिया, जो आपने 1 घंटा क्लास में पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, उसी चैप्टर को सेल्फ स्टडी करिए, उस चैप्टर से रिलेटेड एग्जांपल सोल्व करिए, उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस मैक्सिमम सोल्व करिए, खुद से सोल्व करिए। क्लास की सॉल्यूशन की मदद आपको नहीं लेनी है, खुद से सेल्फ स्टडी आपको 2 घंटा डेडिकेशन के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ, फुल फोकस के साथ करनी है। क्लियर हुआ? फिर 2 घंटे आप पढ़ के उठे, बीच में 1-1.5 घंटे का रेस्ट ले लीजिए, लंच वगैरह करिए दिन में। उसके बाद 2 घंटा पढ़िए। 2 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ने थे, दूसरा सब्जेक्ट लेकर बैठ जाइए। मान के चलिए जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हो, जो आपने शुरुआत में मॉर्निंग में 1 घंटा जीएस की क्लास में पढ़ा था, उसी को ही आपको सेल्फ स्टडी करना है। मान के चलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था लेक्चर देख के, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन खुद पढ़िए, थ्योरेटिकल पढ़िए, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करिए ज्यादा से ज्यादा, लेकिन आपको 2 घंटा डेडिकेशन के साथ सेल्फ स्टडी करनी है उस सब्जेक्ट के ऊपर ही। तो दिन में आपके 6 घंटे चले गए, अब लास्ट के 2 घंटे बचते हैं, क्योंकि दिन में आपको 8 घंटा प्रिपरेशन करनी है 30 दिन तक। तो लास्ट के 2 घंटे में डेली आपको 30 दिन तक
एक मॉक सोल्व करना है। अब चाहे आप मॉक ऑनलाइन सोल्व करो या फिर आप ऑफलाइन सोल्व करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मॉक आपके पास अवेलेबल नहीं है तो अभी अभी उठिए, भागे भागे मार्केट जाइए और मॉक टेस्ट सीरीज परचेज करके ले आइए, जिसमें कम से कम 20 से 30 मॉक टेस्ट सीरीज हो, या फिर ऑनलाइन कोई मॉक टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए, क्योंकि डेली आपको एक मॉक टेस्ट सीरीज सोल्व करनी है 2 घंटे में। 1.5 घंटे का मोबाइल के अंदर टाइमर लगाइए, 100 क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करिए और फिर आधा घंटा उसको खुद से चेक करिए कि कितने आपने क्वेश्चन सही करे, कितने गलत करे, क्या मैंने 1.5 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। ये देखिए कौन कौन से टॉपिक के अंदर वीक हो, कौन से सेक्शन के अंदर आप फिलहाल वीक चल रही हो, उसी को नोट कर लीजिए और उसी सेक्शन को मजबूत करने की कोशिश करिए। चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो, इन 30 दिनों में आपको डेली 1 घंटा मॉक के ऊपर काम करना ही पड़ेगा। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको पता चलता रहता है अपने लेवल के बारे में कि मैं फिलहाल कहां पर खड़ा हूं, मेरी तैयारी क्या है, मुझे कौन से सेक्शन के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस डालने की जरूरत है। तो आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी उसी वे में चली जाती है, क्योंकि प्रिपरेशन आप डेली कर रहे हो तो ऑलरेडी आपको पता चलता जाएगा कि मुझे कौन से सेक्शन के ऊपर फिलहाल प्रेशर देने की जरूरत है, मैं कहां पर वीक हूं। आप ऑटोमेटिकली उसको डेली सही करते चले जाओगे। तो ये करना बहुत जरूरी है डेली। तो आपको ऐसे ही ये प्रोसीजर फॉलो करना है। अब नीचे करके मैंने एक नोट लिखा हुआ है लाइन, इसको पढ़िए। स्विच द सब्जेक्ट ओनली आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द चैप्टर। स्विच द सब्जेक्ट ओनली आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ चैप्टर, मतलब आपको तब तक यहां पर सब्जेक्ट स्विच नहीं करना है, सब्जेक्ट चेंज नहीं करना है, जब तक आपका एक चैप्टर एक सब्जेक्ट से कंप्लीट नहीं हो जाता। समझ गए? आपको डेली यही प्रोसीजर फॉलो करते रहना है। 2 घंटा क्लास ली चैप्टर से, 2 घंटा मैथ पढ़ा, 2 घंटा जीएस पढ़ा, फॉलो करते रहिए। जैसे ही आपको लगे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पूरा हो गया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर आपने प्रैक्टिस कर ली, नोट्स बना लिए, मेरा पूरा समझ आ गया प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें आपको लग गए 3 दिन। 3 दिन अगर आपको लग रहे हैं ना एक चैप्टर को समझने के लिए तो लगाइए। लेकिन जब तक पूरा चैप्टर आप अच्छे से नहीं समझ लेते, पूरा चैप्टर आप अच्छे से खत्म नहीं कर लेते, आपको इसकी जगह दूसरा सब्जेक्ट स्विच नहीं करना है। जैसे ही 3 दिन में चैप्टर खत्म हो जाए, उसकी जगह आप दूसरे सब्जेक्ट को स्विच कर लो। यहां पर आप इंग्लिश सब्जेक्ट को दीजिए, ठीक है। फिर आप इंग्लिश को पढ़िए। इंग्लिश सब्जेक्ट आपने नाउन खोल के रखा, नाउन आपने 2 दिन में कवर कर लिया, नाउन के कवर होते ही इसकी जगह फिर से मैथ ले आइए। ऐसे यहां पर करना है जब तक आपका एक पूरा चैप्टर खत्म नहीं हो जाता। मान के चलिए जब तक आपका हिस्ट्री सेक्शन खत्म नहीं हो जाता, हिस्ट्री पढ़ने में आपको 6 से 7 दिन लग गए, लेकिन हिस्ट्री आपने अच्छे से पढ़ ली, हिस्ट्री खत्म होते ही इसकी जगह जनरल अवेयरनेस की जगह दूसरा सब्जेक्ट ले आइए, रीजनिंग ले आइए। रीजनिंग का जब तक कोई पूरा चैप्टर खत्म नहीं हो जाता, चाहे उसमें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, तब तक आपको तीसरा सब्जेक्ट स्विच नहीं करना है, ठीक है। ये नहीं कि एक दिन आपने पढ़ा मैथ और जनरल अवेयरनेस, फिर दूसरे दिन आपने यहां पर मैथ की जगह इंग्लिश दे दिया, जीएस की जगह यहां पर आपने रीजनिंग दे दिया। ऐसे स्विच नहीं करना। स्विच करने की टेक्निक ये होनी चाहिए, जब तक कोई से भी सब्जेक्ट का चैप्टर खत्म नहीं होता आपको स्विच नहीं करना। जैसे ही चैप्टर कवर हो जाए उसके बाद सब्जेक्ट को स्विच करिए, ठीक है। यहां पर माइंड में कॉम्प्लिकेशन नहीं रहती। यहां पर चैप्टर खत्म हो जाते एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ मेरा पूरा चैप्टर खत्म हो गया, और वो वहीं पर स्टोर हो जाता है माइंड के अंदर। पूरा चैप्टर खत्म करिए तब जाके सब्जेक्ट को स्विच करिए। तो ये टेक्निक आपको लगानी है और 30 दिन तक आपको ये करना है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया 30 दिन में तो सिलेबस ही कवर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने तो केवल आपको वो टॉपिक कवर करने के लिए बोले हैं जिनमें आप वीक हो, जो आपको नहीं आते, आपको केवल वो टॉपिक कवर करने हैं। और अगर फिर भी वो टॉपिक 30 दिन के अंदर कवर नहीं होते तो 30 से ज्यादा दिन दे दीजिए, आपके हाथ में है। टाइम तो आपके पास 3 महीने से भी ज्यादा है फिलहाल एग्जाम के लिए। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है। अब फ्रेंड्स ये 30 दिन आप शुरुआत में भी दे सकते हो, यानी कि जस्ट ये वीडियो देखने के बाद भी 30 दिन का आप चैलेंज ले सकते हो, या फिर आप एग्जाम के पहले जो 30 दिन बचेंगे उस टाइम पर भी आप ये चैलेंज ले सकते हो। लेकिन मैं शुरुआत में ही बोलूंगा कि वीडियो को देखने के बाद ये 30 डेज का चैलेंज ले लीजिए, जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखोगे, जबरदस्त इफिशिएंसी निकल के आएगी। और केवल 30 दिन आपको डेली 8 घंटा प्रिपरेशन कर रही है, उसके बाद आप आ जा दो, उसके बाद आप डेली 2 घंटा दीजिए, 4 घंटा दीजिए, डजंट मैटर, लेकिन 30 दिन तक डेली 8 घंटा इस तरीके से प्रिपरेशन कर दीजिए। मजा आ जाएगा यार, खतरनाक इंप्रूवमेंट देखोगे, आपका लेवल यहां से उठकर यहां पर चला जाएगा, क्योंकि हार्ड वर्क आपने करा होगा, बढ़िया प्रिपरेशन डिसिप्लिन के साथ आपने करी होगी।
तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये 30 दिन की स्ट्रैटेजी है, फॉलो करके देखिएगा, मजा ना आया तो कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।